हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने एजुकेशनल मैनेजमेंट में हमने पढ़े थे प्रबंधन के कार्य हेनरी फ्यूल के अनुसार। आज हम पढ़ने वाले हैं लूथर गुलिक के अनुसार प्रबंधन के कार्य। बच्चों, मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं डाल सकती हूँ, नहीं तो मैं एक वीडियो में भी करवा सकती हूँ आपको। इसमें जब 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो शायद लाइव स्ट्रीम शुरू हो जाए, तो मैं एक टॉपिक एक वीडियो में करवा सकती हूँ। और मुझे इतना टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं जल्द ही लाइव स्ट्रीम शुरू करने वाली हूँ। मेरे 37 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप लोगों का इसी तरह सपोर्ट व प्यार रहा तो आगे तक जाएंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। लूथर गुलिक के अनुसार प्रबंधन के कार्य। लूथर गुलिक ने 1937 में पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक का संपादन किया था। लूथर गुलिक की पुस्तक 1937 में पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक का संपादन किया था, जो कि प्रशासन के नियमों पर सर्वाधिक प्रभावशाली कृति है। उन्होंने प्रशासन के 7 कार्य बताए। इन कार्यों के लिए उन्होंने पोस्ट कॉर्ब शब्द का प्रयोग किया है। पोस्ट कॉर्ब शब्द किसके द्वारा? लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया है। इसके द्वारा इसने अपने कार्यों को बताया है। पोस्ट कॉर्ब, पी का मतलब है प्लानिंग, ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, एस का मतलब स्टाफिंग, डी का मतलब है डायरेक्टिंग निर्देश देना, और सी ओ ये एक है, दो ये अलग अलग नहीं है। सी और ओ कोऑर्डिनेशन, सी ओ का मतलब कोऑर्डिनेशन, आर का मतलब है रिपोर्टिंग और बी का मतलब है बजटिंग। इस सूत्र का प्रत्येक शब्द प्रशासन के कार्यों को संबोधित करता है। ये कार्य पी से प्लानिंग, नियोजन, यह किसी संघ का एक प्रमुख एवं सर्वोपरि कार्य है। हम जब किसी भी कार्य को शुरू करते हैं बिना प्लानिंग के शुरू करते हैं तो हमारा कोई कार्य सफल नहीं होता है। जब हम उसके बारे में पहले से प्लानिंग करते हैं तो हम उस कार्य के एंड तक पहुंचते हैं। नियोजन का अर्थ होता है निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उपलब्ध वैकल्पिक नीतियों, विधियों एवं कार्यक्रमों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन करना है। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, इसके अंतर्गत नियोजन का कार्य के रूप में परिणित करने के लिए क्रियाओं का निर्धारण करना है। संगठन क्या होता है? इसके अंदर हम जो हम प्लानिंग बनाते हैं, जो उस क्रियाओं का निर्धारण करने के लिए विभिन्न भागों में विभक्त करना, विशिष्ट व्यक्ति समूह को सौंपना तथा उनके मध्य पारस्परिक संबंधों को परिभाषित करना आदि सभी शामिल है। अगला है स्टाफिंग, एस फॉर स्टाफिंग यानी नियुक्तियां करना। स्टाफ से तात्पर्य प्रशासन द्वारा निर्धारित नीतियों की क्रियान्वयन हेतु योग्य एवं कर्मठ व्यक्तियों की नियुक्ति से है। इसके अंतर्गत पदाधिकारियों, कर्मचारियों का चयन, उनकी भर्ती, मूल्यांकन, प्रशिक्षण शामिल है, जिसमें कि कार्य शक्ति संस्था संगत के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग दे सके तथा कार्य निष्पादन के दौरान अधिकतम संतोष प्राप्त हो सके। अब डी फॉर डायरेक्टिंग, इसका मतलब है निर्देशन करना। निर्देशन से आशय नियम, सिद्धांत एवं नीतियों के अनुसार किसी कार्य को क्रियान्वयन की समुचित देखभाल करना ही निर्देशन कहा जाता है। इसके अंतर्गत आदेश देना, निरीक्षण करना, मार्गदर्शन, अभिप्रेरित करना आदि शामिल है। निर्देश यानी किसी भी कार्य को क्रियान्वयन को समुचित रूप से करवाने के लिए हम अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं, उनको बताते हैं, मार्गदर्शन कर मोटिवेट करते हैं आदि सभी निर्देशन से संबंधित है। कोऑर्डिनेशन, समन्वय, यह प्रशासन का वह कार्य है जो किसी संगठन के विभिन्न विभागों, सदस्यों तथा उनके समूह में इस प्रकार एकीकरण स्थापित करता है कि न्यूनतम लागत पर वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। कोऑर्डिनेशन यानी सभी सदस्यों में कोऑर्डिनेशन, समन्वय होना आवश्यक है, नहीं तो कोई किधर जाएगा कोई किधर जाएगा, काम पूरा नहीं होगा और ना तो ढंग से हो पाएगा। तो कोऑर्डिनेशन भी बहुत जरूरी होता है। रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन तैयार करना, इसके अंतर्गत प्रशासन के अपने संगठन में किए हुए कार्य, उनकी उपलब्धियों का विवरण तैयार करना होता है और तथा अपने उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी समय समय पर देता रहता है। प्रतिवेदन क्या होता है? जब हमने कार्य क्या करा है, इसमें क्या कमियां हैं, सारी रिपोर्ट बना के देनी होती है और अपने अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को बताना होता है कि समय समय पर क्या क्या कार्य हुआ है, क्या नहीं हुआ है। बी फॉर बजटिंग, बजट बनाना, इसके अंतर्गत एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत राजस्व तथा खर्चा का लेखा जोखा तैयार किया जाता है। बजटिंग यानी बजट बनाना। फियोल तथा गुलिक के अलावा जेवीवी सीवर्स ने प्रबंधन प्रक्रिया के 5 अंगों को शामिल किया। हेनरी फ्यूल और लूथर गुलिक के हम पढ़ चुके हैं। अब जेवी सीवर्स के 5 अंग बताएं। एक तो योजना, संगठन, निर्देशन और समन्वय और मूल्यांकन।
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांडिंग, कोऑर्डिनेशन और वैल्यूएशन। प्रबंध प्रक्रिया के रूप में सामान्य सर्वमान्य सूत्र कैम्पबेल तथा रसेल टी ग्रेग का माना जाता है, जिसमें प्रबंधन प्रक्रिया के 7 अंग माने हैं। अब ये किसका? कैम्पबेल और रसेल टी का। नीति निर्धारण या निर्णय करना, डिसीजन मेकिंग, नियोजन करना, व्यवस्था संगठन करना, संप्रेषण करना, कम्युनिकेटिंग, प्रभाव डालना, इन्फ्लुएंसिंग, समन्वय करना, कोऑर्डिनेटिंग और मूल्यांकन करना, इवेलुएटिंग। शैक्षिक प्रबंधक के सिद्धांत। क्या आज हम पढ़ पाएंगे बच्चों? ये वीडियो देखते हो, अगर हो सकता है तो कर लेते हैं। शैक्षिक प्रबंध के सिद्धांत। फ्रांसीसी अभियंता हेनरी फ्यूल को आधुनिक प्रबंध का जन्मदाता हेनरी फ्यूल को आधुनिक प्रबंध का जन्मदाता माना जाता है तथा प्रबंधन के सिद्धांतों का भी जन्मदाता माना जाता है। हेनरी फ्यूल ने अपनी पुस्तक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में प्रबंधन के कुल 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। हेनरी फ्यूल ने कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? 14 सिद्धांतों का। उनके प्रबंध संबंधी सिद्धांत विश्व के सभी राष्ट्रों के प्रशासकों एवं संगठनों के मालिकों ने अपनाए, जो कि 14 मार्गदर्शक सिद्धांत निम्न प्रकार है। पहला है कार्य विभाजन का सिद्धांत। फ्यूल के अनुसार प्रत्येक कार्य को सुविधाजनक एवं कार्यांशों में विभाजित करके अलग अलग कार्यांश को उसके लिए योग्य एवं प्रशिक्षित व्यक्ति से संपन्न कराया जाता है। पहले तो कार्य विभाजन किया जाता है, फिर अधिकार एवं दायित्व। उनके अनुसार किसी संगठन में अधिकार और दायित्व साथ साथ चलते हैं, दायित्व को बिना अधिकार नहीं चलने चाहिए। अगला है अनुशासन। अनुशासन से आशय अपने से उच्च अधिकारी की आज्ञा का पालन करने, नियमों के प्रति आस्था एवं संबंधित अधिकारियों के प्रति आदर भाव रखने से। किसी संगठन में अच्छा अनुशासन उच्च कोटि के सुयोग्य प्रशासकों, स्पष्ट एवं निष्पक्ष नियमों, समझौतों, विवेकपूर्ण दंड विधान, न्यायोचित व्यवहार से स्थापित किया जा सकता है। आदेश की एकता। इसका आशय है कि एक कर्मचारी को समस्त आदेश एक ही अधिकारी से मिलने चाहिए। आदेश की एकता के अभाव में अनुशासन भंग होने की आशंका बनी रहती है तथा संगठन में सर्वत्र भ्रांति का वातावरण छाया रहता है। आदेश की एकता होनी चाहिए कि सभी नियम एक ही अधिकारी से मिलने चाहिए, नहीं कि कोई आके कुछ कह रहा है, कोई आके कुछ कह रहा है, तो वो काम आदेश की एकता भंग हो जाती है। निर्देश की एकता। इस सिद्धांत का आशय यह है कि अमुक उद्देश्य से संबंधित क्रियाएं अमुक वर्ग या समूह द्वारा ही संपन्न की जानी चाहिए तथा प्रत्येक समूह का एक ही अधिकारी होना चाहिए। व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हितों को प्राथमिकता। फ्यूल के अनुसार एक कुशल प्रशासक को चाहिए कि वह संस्था के हितों एवं व्यक्तिगत स्वार्थ के बीच समन्वय एवं सामंजस्य बनाए रखे। यदि इन दोनों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। पारिश्रमिक। हेनरी फ्यूल के अनुसार कर्मचारियों की पारिश्रमिक की दर अथवा भुगतान की पद्धति उचित व संतोषप्रद होनी चाहिए। यदि भुगतान की पद्धति उचित होगी तो कर्मचारी सदैव संतुष्ट रहेंगे तथा संबंधों में कभी तनाव नहीं होगा। उन्होंने कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए गहरी वित्तीय प्रेरणाएं अपनाने पर भी बल दिया। केंद्रीकरण। किसी संगठन में केंद्रीकरण की नीति अपनाई जाए या विकेंद्रीकरण की, इसका निर्णय संगठन के व्यापक हितों एवं काम करने वाले लोगों की मनोभावनाओं तथा कार्य की प्रकृति आदि सभी तथ्यों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के बाद ही करनी चाहिए। प्रत्येक ऐसी बात जो अधीनस्थों के महत्व में वृद्धि करती है विकेंद्रीकरण कही जाती है तथा जो अधीनस्थों के महत्व को कम करती है केंद्रीकरण की सूचक होती है। अगला कार्य है सोपान श्रृंखला। सोपान श्रृंखला से तात्पर्य सर्वोच्च पदाधिकारी से लेकर निम्नतम पदाधिकारी के बीच संपर्क की व्यवस्था क्रम से है। फ्यूल के मतानुसार संस्था की पदाधिकारी ऊपर से नीचे की एक सीधी रेखा के रूप में संगठित होने चाहिए तथा किसी भी अधिकारी को सत्ता श्रेणी का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगला है व्यवस्था। व्यवस्था से सामग्री तथा कर्मचारियों दोनों की व्यवस्था से संबंध में फ्यूल ने 2 उप सिद्धांत बताए हैं। पहला है प्रत्येक वस्तु के लिए निश्चित स्थान और प्रत्येक वस्तु का नियत स्थान पर होने चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक नियत स्थान एवं प्रत्येक व्यक्ति अपने नियत स्थान पर होना चाहिए। क्षमता। इसका आशय है कि अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ न्याय व उदारता का व्यवहार होना चाहिए जिससे कि उसके सद्भावना व सहयोग बना रहे। कार्यकाल की स्थायित्वता। किसी नए कर्मचारी के द्वारा किसी भी नवीन काम को सीखने कुशलतापूर्वक उसके निष्पादन में समय लगना स्वाभाविक है। यदि अवधि से पूर्व ही उसे निकाल दिया जाए तथा काम सीखने पर समुचित समय न दिया जाए तो यह न्यायसंगत नहीं होगा। और फ्यूल ने इस बात के पर बल दिया है कि जहाँ तक हो सके कर्मचारियों के कार्यकाल में स्वामित्व होना चाहिए कि वे निश्चित होकर तत्परतापूर्वक कार्य कर सके। पहलपन। इसका आशय है कि सभी लोगों को स्वतंत्रतापूर्वक सोचने तथा योजना क्रियान्वित करने का अधिकार होना चाहिए। प्रत्येक प्रबंधक को अपने अधीन काम करने वाले व्यक्तियों में पहल की भावना को प्रेरित करना चाहिए।
सामूहिक सद्भावना है। फियोल ने सहयोग व सहकारिता के साथ काम करने की भावना पर बल दिया। इस भावना को विकसित करने के लिए उन्होंने 2 सुझाव दिए। आदेश की एकता के सिद्धांत का पालन कठोरता से होना चाहिए और संदेश वाहन की प्रणाली अत्यंत प्रभावशाली होनी चाहिए। तो बच्चों, यह महत्वपूर्ण बिंदु और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। और यह वीडियो इतना ही रखेंगे, नहीं तो ज़्यादा देर की हो जाएगी तो वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगी। और आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और मेरे सब्सक्राइबर को 50 तक पहुँचाए, जिससे मैं लाइव स्ट्रीम आ सकूँ।